इस वेबिनार के हमारे पहले वक्ता हैं डॉक्टर संगीता टाक एंड मिस्टर अंकित श्रीवास्तव। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ और ये इनकी रुचि है कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ह्यूमन राइट्स एंड रिफ्यूजी लॉ से ये लोग अवगत हैं। सो मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर संगीता टाक एंड मिस्टर अंकित श्रीवास्तव। Thank you very much, ma'am. First of all, respected director sir, eminent speakers, participants. At the outset, we from Rajiv Gandhi National University of Law would like to pay our gratitude that जो आपने विषय चुना है लोगों को अवगत करवाने के लिए कि कंज्यूमर राइट्स क्या हैं, आज की डेट में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगी जो मुझे टॉपिक दिया गया, अंडरस्टैंडिंग द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कंज्यूमर्स इन द चेंजिंग टाइम्स। जो कंज्यूमर है आज की डेट में हर कोई कंज्यूमर है, लेकिन 2019 का एक्ट क्यों आया? सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले क्या हमारे पास एक्ट नहीं था? हमारे पास एक्ट था, लेकिन उसमें कुछ ऐसी कमियां थी या बदलते हुए समय के अनुसार हमें कुछ ऐसी चीजें चाहिए थी जो उस एक्ट में नहीं थी, जैसे कि ई कॉमर्स, मीडिएशन, प्रोडक्ट लाइबिलिटी, कुछ ऐसी लाइबिलिटीज, कुछ ऐसी न्यू ऐसी इंपॉर्टेंट मैटर्स है कंज्यूमर से रिलेटेड जो 86 उसको डील नहीं करता था। तो 19 में जब ये एक्ट आया तो 86 का एक्ट उसके आने से रिपील हो गया। अभी 19 का एक्ट ही चल रहा है, लेकिन कंज्यूमर को इसके बारे में पता ही नहीं है ताकि वो इसका फायदा उठा सके। तो अगर हम बात करें उपभोक्ता, जो कि हर कोई भी चीज अगर हम मार्केट से लेने जाते हैं तो वो उपभोक्ता है, वो परचेज कर रहा है। द मोमेंट वो परचेज करता है, पैसे देता है उसके लिए, वो कंज्यूमर बन जाता है। और ये उन बातों पे भी एप्लीकेशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जिनमें हम सर्विसेज लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर कौन नहीं होता। अगर हम कोई भी चीज रीसेल करने के लिए लेते हैं, हम किसी से कोई चीज खरीदते हैं लेकिन उसे खुद कंज्यूम नहीं करते, खुद यूज नहीं करते, लेकिन किसी और को बेचने के लिए लेते हैं, तो हम उसमें हम कंज्यूमर नहीं होते। कंज्यूमर हम तभी बनते हैं जब हम किसी चीज की पेमेंट करते हैं और अपने लिए करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि क्या अगर मैं कोई चीज खरीदूं और किसी को गिफ्ट कर दूं तो क्या वो कंज्यूमर नहीं है? वो भी कंज्यूमर है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो भी खरीदा उसकी अल्टीमेट जो उसकी अल्टीमेट यूज है वो किसी ना किसी ने यूज किया, मैंने रीसेल नहीं किया। तो जो उसको यूज करेगा, बेनिफिशियरी होगा, वो भी अगर उस प्रोडक्ट में डेफिशिएंसी है तो वो भी इसमें कंज्यूमर ही माना जाएगा। अगर हम बात करें कि अगर कोई प्राइवेट अपने लिए काम लेता है, लेट्स से कोई किसी ने अपने बच्चे के लिए ट्यूशन कोचिंग सेंटर अपने घर पे लगा दी, वो कोच हर दिन आता है, पढ़ाता है और बच्चा फेल हो जाता है, क्या ये मैटर कंज्यूमर में जा सकता है? नो, ये मैटर कंज्यूमर में नहीं जाएगा, क्योंकि ये मैटर उसने अपने पर्सनल यूज के लिए लिया। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, बैंकिंग सेक्टर, जहां हम किसी भी सर्विस को लेने के लिए पैसे देते हैं, उसमें हम कंज्यूमर बन जाते हैं। आप कोई सी भी, आपने लोन लिया है या फिर आपने अपना लॉकर लिया है जिसके लिए आप अलग से पैसे देते हो, तो आप कंज्यूमर हैं। ऐसे ही जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती ही नहीं है, आप उसका बिल दे रहे हैं या बिल दे रहे हैं, वो हर बार बार जुड़ के आई जा रहा है और बार बार आपने दिया फिर भी वो अगले बिल में जुड़ के आई जा रहा है, तो आप इसमें भी शिकायत कर सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, क्योंकि आप कंज्यूमर हैं। अगर आपने कोई ऐसी सर्विस ली है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां पे आपने इलाज करवाया लेकिन डॉक्टर नेग्लिजेंट है, डॉक्टर ने इलाज दिया, डॉक्टर को पता ही नहीं चला और वो इलाज देता रहा गलत और कुछ आपको नुकसान हुआ, तो भी आप कंज्यूमर हैं, आप जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पे फ्री में इलाज किया जाता है, तो वो कंज्यूमर के अंडर नहीं आएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमें ये देखनी है कि हम कंज्यूमर कब हैं, जब हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं या हम उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, तो हम कंज्यूमर बन जाते हैं। अगर हम बात लेके चलें कि अगर कोई ऐसी चीज खरीदता है जिसको वो अपनी आजीविका के लिए यूज करता है, लेट्स से मैंने एक फोटोकॉपी मशीन ली और उसको हम लगा रहे हैं अपने घर में या कहीं पे भी और उसको यूज कर रहे हैं, हम फोटोकॉपी कर रहे हैं हर दिन, तो क्या वो कंज्यूमर है? अगर मशीन में प्रॉब्लम आ गई तो वो कंज्यूमर है, कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जा सकता है, क्योंकि उसने उसको अपनी लाइवलीहुड के लिए यूज किया है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमें ये बताती हैं कि हमें कब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जाना है और कब नहीं जाना। और इसमें एक और भी चीज है न्यू एक्ट के अंदर की क्लास एक्शन है। तो एक कंज्यूमर
पंजाब में है, एक हरियाणा में, एक हिमाचल में, एक केरला में, एक बैंगलोर में, लेकिन उन सबको एक ही प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ रही है। तो न्यू एक्ट में क्लास एक्शन की भी प्रोविजन है, उन सबको क्लब किया जा सकता है। इसके आगे आई वुड इनवाइट माय को स्पीकर मिस्टर अंकित हु विल discuss on the e-commerce products and the liabilities. Thank you, Dr. Sangeeta. First of all, I'd like to thank Department of Justice and very good afternoon to the chair and the Joint Secretary of Department of Consumer Affairs, the other esteemed panelists of this webinar and जो भी हमें सुन रहे हैं पूरे इंडिया से, उन सबका स्वागत करता हूं। और अब जो टॉपिक मुझे मिला है आज बोलने के लिए है, वो टॉपिक रिलेट करता है कि कब हम एक ऑफलाइन मार्केट से एक ऑनलाइन मार्केट की तरफ मूव कर गए। मेरा पूरा फोकस रहेगा ई कॉमर्स पे। और पिछले 10 सालों में अगर हम देखें तो जो सामान लेने हम दुकान में जाया करते थे, आज वो सामान हम तक हमारे घर में बैठे आ जाता है। तो इससे क्या समझ में आता है कि टेक्नोलॉजी जो हमारी बढ़ गई, स्मार्टफोन्स आ गए, इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया गया उस वजह से। और मैं कहूंगा कि जो कोविड हुआ, कोविड के बाद जो नंबर ऑफ यूजर्स थे इंटरनेट के और स्मार्टफोन के और ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के, वो बहुत तेजी से बढ़ने लगे। और इस वजह से ये जो एक्ट है 2019 का, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मार्केट पूरा का पूरा बदल चुका है। अब हम घर बैठे सारा सामान अपने स्मार्टफोन से मंगा सकते हैं। तो अगर मैंने कोई सामान जो पहले मैं जाके देख के, उठा के, फील करके खरीदता था, जज करके खरीदता था, अब मैं उसकी फोटो देख के वो सामान खरीदता हूं। और कल को अगर जो मैंने सामान खरीदा और जो मेरे पास आके डिलीवर हुआ उसमें डिफरेंस है या वो दोनों अलग अलग हैं, तो मैं क्या करूं? तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि एक कंज्यूमर जब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यूज करता है तो उसके क्या क्या राइट्स हैं, और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की खुद और जो सेलर है, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उसका क्या क्या दायित्व है, ऑब्लिगेशन है एक कंज्यूमर के तरफ। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये ई कॉमर्स है क्या। ई कॉमर्स जनरली बोला जाए तो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड को ई हम बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की जब भी हम बात करें कि कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको हम इलेक्ट्रॉनिकली, जिसके द्वारा हम कोई भी सामान परचेज कर रहे हैं कंज्यूम करने के लिए, तो हम वहां पे कंज्यूमर कहलाएंगे। और यही डेफिनेशन 2019 के एक्ट में भी वास्ट की गई कंज्यूमर की, ये बोलते हुए कि चाहे हम ऑफलाइन मार्केट से सामान खरीदें, जिसका मतलब यह है कि हम जाके दुकान पे सामान खरीदें, या हम ऑनलाइन सामान खरीदें, हम दोनों ही केसेस में कंज्यूमर कहलाएंगे, भले हम कोई सामान खरीद रहे हैं या कोई सर्विसेज अवेल कर रहे हैं। इन दोनों केसेस में हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आज के दिन में यूज कर रहे हैं। हम सभी यूज करते हैं, चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो, कहीं पे भी। हम Amazon यूज कर रहे हैं, हम ओला जैसे कैब्स यूज कर रहे हैं, हम जोमैटो, स्विगी से खाना मंगाते हैं, हम वो यूज कर रहे हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स, पहले दिक्कत ये आती थी कि ये प्लेटफॉर्म कहते थे कि हम तो खाली सेलर और बायर को मिला रहे हैं, मतलब बेचने वाले और खरीदने वाले को मिला रहे हैं, हम एक प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारी इसमें कोई लायबिलिटी नहीं होगी, या हमारी तो लेकिन 2019 के एक्ट के साथ ही एक ई कॉमर्स का रूल्स भी आए 2020 में, जो एक ये बोला उन्होंने कि जो ई कॉमर्स एंटिटी है और जो सेलर है ई कॉमर्स एंटिटी में, उन दोनों की अपनी अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। ई कॉमर्स एंटिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी उनका दायित्व बनता है कंज्यूमर की तरफ, वो बताया गया उस एक्ट में। उसमें सबसे पहली चीज बोली गई कंसर्न करते हुए प्रिवेसी ऑफ द कंज्यूमर की, कि आप जो डेटा शेयर कर रहे हो, अपना एड्रेस शेयर करते हो, अपना नाम शेयर करते हो, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, उसके लिए कंसेंट लेना पड़ेगा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को। बिना कंसेंट के कंज्यूमर के वो कोई भी चीज, इंफॉर्मेशन कहीं शेयर नहीं कर सकते। तो वो कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। दूसरा कि किसी स्पेसिफिक सेलर को आप फोकस करते हुए कैशबैक का इनाम रख दिया आपने, कि आप एक पर्टिकुलर सेलर के लिए कैशबैक रख रहे हो। जैसे 4 सेलर हैं,
आप एक सेलर पे फोकस कर रहे हो कि उससे अगर मैं सामान खरीदूं एज अ कंज्यूमर तो मुझे कैशबैक मिलेगा, बाकी तीनों में नहीं मिलेगा, तो ये गलत बताया गया। सबको इक्वल प्लेटफॉर्म पे रखना होगा। देन अगर आप कोई सामान खरीद रहे हो और आप वो कैंसिल करते हो तो कैंसिलेशन चार्जेस आपको नहीं देने होंगे, ये स्पेसिफिकली एक्ट में लिखा गया है। देन रूल्स में लिखा गया है, सॉरी। देन रिफंड टाइमली होना चाहिए, जो भी आप रिफंड ले रहे हो कैंसिल्ड ऑर्डर का, उसका आपको रिफंड समय पे मिलना चाहिए। एक ऑफिसर कंपनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को ऐसा बैठाना होगा जो आपकी समस्याओं को सुने और उसका समाधान जल्द से जल्द बताए। तो ये सारे एस्पेक्ट ई कॉमर्स रूल्स में ई कॉमर्स एंटिटी के लिए रखे गए। जहां पे सेलर की बात आती है, सेलर को भी कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि वो मिसलीड नहीं कर सकता आपको किसी प्रोडक्ट के लेके। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपको पिक्चर में तो प्रोडक्ट कुछ और दिख रहा है, लेकिन जो आपके पास डिलीवर हुआ वो बहुत ही अलग प्रोडक्ट है। तो यहां पे एक प्रॉब्लम है, इसको हम कहते हैं मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, कि आपने एडवर्टाइज कुछ और किया, आपने प्रचार कुछ और किया और आपने बेच कुछ और दिया। तो ये एक प्रॉब्लम है, तो ये सेलर नहीं कर सकता। फिर सेलर को अपने सारे डिस्क्लोजर करने होंगे कि सेलर कहां से ऑपरेट कर रहा है, उसका शेयर कौन सा है, वो कहां से सामान बेच रहा है। ये सारी बातें सेलर को ध्यान में रखनी होंगी जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपना सामान बेच रहा है। और एक कंज्यूमर की तरह, एक उपभोक्ता की तरह आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये सारे रूल्स को जाने, और इसी के लिए आज ये जो प्रोग्राम रखा गया है वो आपसे इसी चीज से अवगत कराएगा। अब अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कहां जाके अपना केस फाइल कर सकते हैं, उसके लिए जुरिस्डिक्शन बनाया गया कि उसको 3 लेवल में बनाया गया। या तो आप डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं, आप स्टेट कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं, आप नेशनल कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। ये 3 फोरम्स बनाए गए जहां पे एक उपभोक्ता अपनी प्रॉब्लम्स को लेके जा सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में आप तब जा सकते हो जब आपका कोई भी जो गुड्स या सर्विसेज जो कंसिडरेशन है वो 50 लाख तक का है। स्टेट में आप 50 लाख से 2 करोड़ तक में जाओगे, और नेशनल में आप 2 करोड़ के ऊपर के सारे केसेस आप डायरेक्टली नेशनल कंज्यूमर कमीशन में जा सकते हो। जो एक बहुत अच्छी चीज 2019 के एक्ट में आई, वो ई दाखिल का जो पोर्टल बनाया है मिनिस्ट्री ने, कि आप अपने कंप्लेंट्स को घर बैठे ऑनलाइन दे सकते हैं, जमा कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं और उस पर एक्शन लिया जा सकता है। यहां तक कि हियरिंग भी अब ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको हर मैटर के लिए बार बार कंज्यूमर फोरम जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और सब कुछ सुविधा ऑफ द कंज्यूमर, जो भी हमारा उपभोक्ता है उसकी सुविधा के लिए ये सारे फैसले लिए गए हैं। और इसमें सबसे अच्छा जो पोर्टल मेरे को लगता है, जो सबसे अच्छा फैसला था, वो ई दाखिल का है, जहां पे आप सब कुछ घर बैठे ऑनलाइन सब मैनेज कर सकते हैं, सारी चीजें वहीं से बैठ के देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोरोगेटिव है। फिर एक सीसीपीए बनाया गया, दैट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इस एक्ट के द्वारा, जो कि ये सारी बातों पे फोकस करेगा कि ये सारे जितने भी मैंने आपको रूल्स बताए, जो भी एक्ट बात कर रहा है, क्या ये सारी चीजें बाय सेलर या बाय जो ई कॉमर्स एंटिटी है या बाकी जो भी सेल कर रहा है प्रोडक्ट या जो भी मार्केट प्लेस है, वो इसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो कंक्लूड मैं यही करना चाहूंगा कि 2019 में ये चीज बहुत साफ कर दी गई कि कंज्यूमर इज द किंग, कंज्यूमर ही राजा है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए सारे नए रूल्स और नए एक्ट को बनाया गया। थैंक यू वेरी मच।